वेलकम बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 में विज्ञान में अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे आज इकाई 11 बल तथा दाब। तो बच्चों आप लोग 10 इकाई तक का पढ़ चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, उसे याद भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बल तथा दाब को। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। जब जल वाष्प जल में बदलती है तो दाब क्या होता है बच्चों? घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है। तो जल वाष्प जब जल में बदल जाती है तो जो दाब होता है वो घट जाता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी द्रव के भार पर निर्भर करती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है, वस्तु के भार पर निर्भर करती है, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुविकल्पी है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? आपको नहीं समीकरण जो गलत है वो बताना है। पहला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये सही होता है। द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, आयतन बराबर द्रव्यमान इंटू घटन और आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो बच्चों आयतन बराबर द्रव्यमान इंटू घनत्व ये गलत है, तो ये समीकरण सही नहीं है। अगला हमारा है, यदि जल पंप को ए तथा साइकिल पंप को बी तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित किया जाए तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि है। केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और बी, सभी ए, बी तथा सी। वायु दाब पर जो कार्यविधि है वो तीनों के लिए होगी, यानी ए, बी, सी तीनों के लिए। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है, ये निश्चित होता है और हमारा कौन सा होगा? ये है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका एक कांस्टेंट है, ये होता है वायुमंडल का दाब होता है समुद्र तल पर। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के दाब के बराबर होता है। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है। तो इसमें वायुमंडलीय दाब का मान 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के पारे, ये बात सही है। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायु दाब पर आधारित है, ये भी कथन सत्य है। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है, सही है। संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो P बराबर होता है F/A, यानी ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतहें A, B तथा C, ये देखिए चित्र के अनुसार दिखाया गया है, A, B और C है। यदि बिंदु A, B, C पर दाब PA यानी A के लिए है, ये PB यानी P बिंदु B के लिए है, PC यानी बिंदु C के लिए, तो कौन सा कथन सत्य होगा? अब देखिए यहाँ पर PA, PB, PC यानी P खुला हुआ मुंह इधर है, यानी P पर दाब सबसे ज़्यादा है, V पर उससे कम और C पर उससे कम, यानी या P और B बराबर है, PB बराबर है PC के। यहाँ पर देखिए PA सबसे कम है, फिर B पर उससे अधिक और C पर उससे अधिक, या PA पर कम है, PB उससे ज़्यादा है और PC यानी PB से कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दाब दिखाया गया है, हम जानते हैं कि जितनी भी गहराई होती है, जो हमारा द्रव होता है उसकी जितनी ज़्यादा अधिक गहराई होती है जिस पर, तो वहाँ पर जो होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि बिंदु C पर सबसे अधिक दाब होगा, उससे कम B पर और उससे कम A पर होगा। तो यहाँ पर कथन सही ये लग रहा है कि PA पर सबसे कम है, PB पर उससे ज़्यादा और PC पर सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो दाब होगा उसका जो होगा वो बिंदु C पर होगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की जरूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार ने उसे 2 स्कूल बैग A और B दिखाया गया है। अब प्रश्न क्या है, आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वो किताब कॉपी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए 2 बैग जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इस बैग की जो स्टेप है वो पतली है, ये देखिए जो पीछे छुपी हुई है, और इस बैग की जो स्टेप है बद्धी है, जो देखिए वो चौड़ी है, जो आगे तक दिख रही है। तो अगर हम इन दोनों बैगों में प्रेफर करेंगे तो हम B वाले को कहेंगे लेने के लिए। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि B वाले की जो ये पट्टी देखिए आप चौड़ी है जो,
जब कंधे पर जब डाली जाएगी तो चौड़ी है तो इसका संपर्क तल जो होता है वो कम होगा, अधिक बढ़ जाएगा, संपर्क तल उसका अधिक होगा। जब संपर्क तल उसका अधिक होगा तो दाब जो है वो कम लगेगा, और जो पट्टी, जब बैग की पट्टी जब हम अपने कंधे पर डालेंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम आसानी से उसको ले सकेंगे। तो यही हमारा आंसर भी होगा। रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए क्योंकि इसकी पट्टी चौड़ी है, जो कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ा देगी और कंधे पर कम दाब पड़ेगा, बैग को ले जाना आसान होगा। क्योंकि कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ाए, चौड़ी पट्टी ज़्यादा जगह घेरेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी कि संपर्क तल बढ़ जाएगा, और संपर्क तल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, और जब दाब कम होगा तो बैग ले जाना भी आसान होगा, इसलिए उसे बैग बी को चयन करना चाहिए। एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वो पानी पर तैरती है, लेकिन उस कटोरी में बालू भर देने पर वह डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्टील की जो कटोरी होती है जब उसे पानी में डालते हैं, आप खुद घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं, तो वो तैरती है क्योंकि उसके द्वारा जो हटाया गया जो द्रव का जो भार होता है उसके भार के बराबर होता है। लेकिन जब उसमें हम बालू डाल देते हैं तब क्या होता है, बालू डाल देंगे तो क्या होगा, उसका भार जो होता है वो अधिक हो जाएगा, यानी कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार के बराबर होता है, यानी वो आराम से तैरती है। तो वो तैरती है, परंतु उसमें बालू भर देने पर क्या होगा, कटोरी का भार अधिक हो जाएगा। कटोरी का जब भार कम होगा तो क्या होगा, जो लगने वाला उत्प्लावन बल है वो कम हो जाएगा। उत्प्लावन बल नीचे से लगता है और विपरीत दिशा में लगता है, तो जब इस तरीके से, जैसे मान उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है और वो बल कटोरी इधर है, कटोरी का भार जब ज्यादा होगा उत्प्लावन बल कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि वस्तु जो है वो डूब जाएगी, यानी कि उत्प्लावन बल कम होने के कारण कटोरी जो है बालू से भरी है वो पानी में डूब जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एक ही आकार, रंग व आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गुटके घन घनाकार आकृति में बांधकर अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा गया। गुटकों को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा गुटका लकड़ी का है? दोनों को स्प्रिंग तुला से लटकाकर बारी बारी से पानी भरी कटोरी में डुबाएंगे। भार में कमी की तुलना करेंगे। जिस गुटके के भार में ज़्यादा कमी आएगी वो गुटका लोहे का है, या हम डुबाकर भी जांच कर सकते हैं। लोहे का गुटका पानी में डूब जाएगा जबकि लकड़ी का गुटका पानी में तैरेगा। बच्चों, हम जानते हैं कि लोहे की कोई भी चीज़ होती है वो पानी में डूब जाती है और जो लकड़ी होती है वो तैरती रहती है। तो इस तरीके से, और जब लोहे की कोई चीज़ पानी में डालेंगे तो उसके भार में कमी आती है, और लकड़ी का गुटका हम डुबाकर भी देख सकते हैं कि पानी में तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, तो इसलिए हम आसानी से जांच कर सकते हैं कि कौन लकड़ी का है और कौन लोहे का गुटका है। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए। देखिए 3 छिद्र करे गए हैं, ए, बी और सी। छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करें तथा कारण लिखें। छिद्र ए, बी, सी से निकलने वाला पानी की समतल पर स्थित। अब देखिए आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी 3 जो छिद्र किए गए हैं, इन छिद्रों से पानी गिर रहा है, लेकिन सी पर सबसे दूर तक पानी जा रहा है, उसकी जो धार है, बी पर उससे कम और सी पर उससे कम। ये इसलिए होता है कि बर्तन की जो गहराई है, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा जो दूर तक जाएगी। यही इसका कारण है कि बिंदु सी पर देखिए आप पानी दूर तक जा रहा, बी में उससे कम और ए में सबसे कम, जैसे भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा था। छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी उसकी गहराई के समानुपाती होती है, जितनी भी गहरी है उसके समानुपाती है। यहाँ छिद्र सी की गहराई सबसे अधिक है। देखिए सबसे अधिक गहरा सबसे नीचे बिंदु सी ही है, इसलिए उसका पानी समतल पर अधिक दूरी तक जाएगा, जबकि बी व सी ए पर क्रमशः कम दूरी होगी। अगला प्रश्न है, चित्र ए तथा बी से निकलने वाली पानी की स्थिति है। देखिए ए से निकलने वाला पानी ये और बी से निकलने वाला पानी दोनों बराबर और एक जैसा हो रहा है। दोनों छिद्र समान ऊंचाई पर होने के कारण दाब भी बराबर है, अतः पानी समान दूरी पर गिर रहा है। दोनों ही बराबर हैं, बराबर दूरी ऊंचाई पर है, और तो पानी भी समान दूरी पर ही गिर रहा है क्योंकि दाब भी बराबर है। अगला प्रश्न है, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधिए और रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप द्वारा पुस्तकों को उठाने में लगाए गए बल की तुलना कीजिए और अपने अनुभव को कारण सहित लिखिए। बच्चों ये छोटे छोटे से जो प्रयोग हैं ये आप अपने घर में भी करिएगा, ताकि जब आप यह आंसर आपको रटने ना पड़े और आप समझ के इन आंसरों को लिखें, क्योंकि इसी तरीके से इस वाले अभ्यास में इकाई में इसी तरीके से प्रश्न है जिन्हें आप प्रैक्टिकल रूप में कर करके देखें और आंसर लिखते चले जाएं। हथेली पर रखकर किताब उठाने पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि रस्सी से एक उंगली से ही उठ जा रही है किताबें, क्योंकि इस रस्सी से बांधने पर संपर्क क्षेत्रफल कम हो जा रहा है और कम बल लगाना पड़ रहा है। संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाएगा। रस्सी देखिए, रस्सी कितनी पतली होती है, हथेली पे देखिए जो होता है वो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, तो हम इस पर उठाएंगे तो हमें ज़्यादा भार लगेगा, रस्सी से उठाएंगे तो हमें
कम भार लगा क्योंकि उस पर हमें कम बल लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी से डुबाइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालकर दबाइए और दबाकर रखते हुए पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी का तल देखिए। दोनों स्थितियों में देखे गए अंतर यानी परिवर्तन और उसके कारण को लिखिए। आइए बच्चों इसका हम छोटा सा कर लेते हैं प्रयोग। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न ये कह रहा है कि एक ड्रॉपर लेकर उसके अगले सिरे को पानी से डुबोइए। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। तो देखिए यहाँ पर ग्लास है और ये हमारे पास एक ड्रॉपर है। इसमें देखिए कह रहा था कि अगले सिरे को पानी में डुबोइए। हमने इसे पानी में डुबोया। अब इसी अवस्था में ड्रॉपर को क्या करते हैं, हम दबाते हैं। ये हमने दबाया, दबाकर छोड़िए और देखते हैं कि पानी ऊपर चढ़ जाता है। देखिए ये पानी यहाँ तक चढ़ा है, ड्रॉपर में पानी यहाँ तक आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक निशान लगा लेंगे इसमें, ताकि हमको पता रहे कि पानी कितना ऊपर चढ़ा है और इसमें क्या परिवर्तन होता है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसका निशान लगा लिया है। ये आपको निशान दिख रहा होगा बच्चों, ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको निशान लगा लिया क्योंकि पानी का तल यहाँ तक ऊपर आया है। ये देखिए निशान लगा लिया हमने इसको। अब ये कह रहा है पुनः ड्रॉपर को बाहर निकाल कर दबाइए। अब हम पहले इसका पानी सारा निकाल देते हैं ड्रॉपर से। अब पुनः ड्रॉपर को निकाल कर दबाइए और दबाकर रखते हुए पानी में छोड़िए। यानी कि हम बाहर से ही ड्रॉपर को दबा लें, ड्रॉपर को दबा लें और फिर इसको हम पानी में छोड़ें और देखते हैं पानी का तल कहाँ तक आता है। देखिए अभी हमने पहले जो देखा था, ये देखिए पहले हमने यहाँ पर निशान आपको दिख रहा होगा, ये निशान यहाँ पर था। इस तरीके से हम देख लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर हमने निशान लगाया था पहले, है ये दिख रहा है आपको बच्चों। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया था पहले, यहाँ तक पानी चढ़ा था और अब हम देख रहे हैं कि पानी कहाँ तक चढ़ गया, पानी यहाँ तक आ गया, यानी बहुत आगे पानी आ गया। ये इतना, ये देखिए पानी पहले यहाँ पर था, इस जगह पर था पानी और अब पानी का तल यहाँ पर आ गया। ऐसे खड़ा करके देखें तो पानी का तल हमारा यहाँ पर आ रहा है बच्चों, देख रहा है आपको, दिख रहा होगा। तो यानी क्या हुआ कि पानी का तल जो है वो बढ़ गया है, ऊपर चढ़ गया है। तो हम इसका फिर हम क्या आंसर हम इसका लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में ड्रॉपर में पानी ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ा क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहली स्थिति की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए चढ़े पानी का तल भी ज़्यादा हो गया। तो इस कारण से पानी का जो तल है वो ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जो उसके अंदर का दाब था वो बढ़ गया ज़्यादा। ठीक है, तो अब प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगला देखते हैं। माना किसी वस्तु का हवा में भार WA, ए से मतलब एयर, यानी हवा में भार WA है तो वस्तु को पानी में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल WG है। चित्र देखकर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 स्थितियां दिखाई गई, A, B और C। हवा में जो भार है वो WA है। यहाँ पर देखिए ये वस्तु जो है पूरी तरीके से डूब गई है। यहाँ पर A वाली वस्तु पूरी डूबी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा में जो भार होगा यानी कि WA, यहाँ पर क्या होगा कि WA जो होगा वो ज़्यादा होगा WG से, इसलिए ये वस्तु पूरी तरीके से डूब गई। अब यहाँ पर देखिए वस्तु जो है पूरी डूबी हुई है लेकिन सतह पर ही पूरी डूबी हुई है ना। सतह से देखिए लगी हुई है, अंदर तक नहीं है और ना बाहर है। यानी B स्थिति में क्या है, हमारी जो हमारा भार है यानी कि जो WA है वो बराबर है WG के, तभी ये डूबी हुई तैर रही है ना। डूबी है लेकिन ऊपरी हिस्से में है, तैरती हुई है। अब तीसरी स्थिति हमारी C क्या है कि यह सतह के ऊपर है, सतह के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा WA है यानी जो हवा में भार है वो कम होगा, तभी तो ये ऊपर तैर रही है, नीचे वाला भार ज्यादा होगा यानी कि WG ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी स्थिति क्या हो गई, हमारे यहाँ पर स्थिति ये हो गई कि WA जो है वो कम है WG से, इसलिए। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं। A स्थिति में क्या है कि WA हमारा ज्यादा है, तभी तो वस्तु पूरी डूबी थी, यानी कि A को हम इससे मिला देंगे। B स्थिति में क्या हमारी थी कि हवा का जो भार है, हवा में जो भार है वस्तु का और जो द्रव में वस्तु का भार है वो बराबर है, तभी तो पूरी डूबी हुई तैर रही है वस्तु। तो यानी कि B वाले का ये हो जाएगा। और C वाले का क्या होगा, हमारी जो हवा में जो भार है वस्तु का वो कम है और द्रव में वस्तु का भार ज्यादा। यहाँ पर दिख रहा है हमें उत्प्लावन बल ज्यादा है, मतलब भाई लगने वाला जो बल है द्रव में जो विपरीत दिशा में लगता है वो उत्प्लावन बल होता है। तो यहाँ पर उत्प्लावन बल सब कम था, यहाँ पे उत्प्लावन बल B स्थिति में बराबर है और यहाँ पर उत्प्लावन बल ज्यादा है, इसलिए वस्तु जो है यहाँ पर डूबी हुई नहीं है, ऊपर है वस्तु, सतह पर है बिल्कुल वस्तु। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा WG ज्यादा होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन C का, इससे मिला देंगे। WA कम है और WG ज्यादा है। तो इस तरीके से 3 स्थितियां हो गई बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा क्योंकि आपकी किताब में भी इसका दिया हुआ उदाहरण।
तो हवा में जो वस्तु का भार है और जो वस्तु का भार किसी द्रव में है, डुबाने पर उसके में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है विपरीत दिशा में लगता है। जब हम वस्तु को डुबोते हैं, अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा हमारे हवा में वस्तु के भार से, तो क्या होगा, तो वस्तु नहीं डूबेगी, यानी वस्तु ऊपर की तरफ रहेगी। बराबर होगा तो सतह से डूबी हुई होगी, और अगर हमारा हवा में भार ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। इस तरीके से ये तीनों आपको समझ में भी आ गया होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक पेप्सी कैन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर उसे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी डाला जाता है तो डिब्बा पिचक जाता है। बच्चों, जब हम डिब्बे में को गर्म करते हैं तो उसकी जो इतनी भी जो वाष्प होती है, पानी के जो होता है वाष्प बदल जाती है, सब सारी जो हवा होती है वो निकल जाती है और उसमें जल वाष्प हो जाता है। जब हम उसे ठंडा करते हैं तो क्या पानी इसको डालते हैं तो अंदर की जो जल वाष्प होती है वो पानी बन जाती है, लेकिन बाहर का जो वायुदाब उसके ऊपर लगातार पड़ रहा है और इसलिए जो है वो डब्बा पिचक जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं। क्योंकि केन के अंदर की वायु गर्म करने पर बाहर निकल जाती है और उसका स्थान जल वाष्प ले लेती है। डिब्बे को ठंडा करने पर वाष्प पानी में बदल जाती है, जिससे अंदर का वायुदाब कम हो जाता है। अंदर का तो वायुदाब कम हो गया, बाहर की वायु सभी दिशाओं में केन पर दाब डाल रही है जो अंदर के वायुदाब से ज्यादा है, तो इसलिए डिब्बा जो होता है वो पिचक जाता है वायुदाब के कारण। देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर देखिए, एक वस्तु का भार x ग्राम है, पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल y है। किन परिस्थितियों में वस्तु पानी में डूबेगी? अभी बच्चों अभी हम लोगों ने भी पिछले क्वेश्चन में किया था, वस्तु पानी में तभी डूबेगी जब वस्तु का भार जो है हवा में ज़्यादा होगा, यानी वस्तु भार x ग्राम की जो है, जो x ग्राम भार x ग्राम है, यानी ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पर x तभी तो डूबेगी, तो इसलिए x का भार ज़्यादा यहाँ पर है। वस्तु पानी पर तैरेगी तो यानी कि तैरेगी कब, जब वायु ज़्यादा होगा, वायु यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा। वस्तु पानी में पूरी तरह डूब कर तैरेगी, यानी कि दोनों का भार जो वो बराबर होगा, यानी कि उत्प्लावन बल और वो दोनों ही बराबर होंगे। तो ये तीनों स्थितियाँ हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला, वो वस्तु पानी में पूरी तरह डूब कर तैरने लगी और उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र कर लिया। क्या वो उस वस्तु का घनत्व निकाल सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, घनत्व निकाल सकता है। जब वस्तु पानी में पूरा डूब कर तैर रही है तो उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा। तभी जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब वस्तु पानी में पूरी तरह से डूबी हुई सतह पर तैरती है तो बराबर ही होता है, तो यहाँ पर घनत्व निकाला जा सकता है। अध्यापक ने 2 संतरे लिए, एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छिला संतरा पानी पर तैर रहा था और छिला हुआ संतरा पानी में डूब जाता है। क्यों? कारण बताइए। क्योंकि छिलके का घनत्व उसकी घनत्व की तुलना में कम होता है, छिलके का घनत्व, जबकि छिले हुए संतरे का वजन उसके घनत्व की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ये पानी में, छिक्कल सहित वाला संतरा तैरता है पानी में। 2 वस्तुएं A तथा B के आयतन समान है, परंतु A का द्रव्यमान B से अधिक है। किसका घनत्व अधिक होगा? कारण सहित बताइए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अतः A का घनत्व अधिक होगा, क्योंकि घनत्व प्रोपोर्शनल टू आयतन होता है। 2 वस्तुएं A तथा B का आयतन क्रमशः AV और V2 2V है। किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा। क्यों? किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा? उत्प्लावन बल समानुपाती होता है आयतन के, अतः B वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, जिसका आयतन 2V है। दीपावली में आपने उड़ने वाला दिया देखा होगा जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बच्चों, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिफाफे के अंदर हवा का तापमान बढ़ने से आसपास की हवा की तुलना में कम घना हो जाता है, इस पर उत्प्लावन बल अधिक हो जाता है और तब ये उड़ने लगता है। पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है। इस घटना को किस प्रकार समझ सकते हैं? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो पानी पर बर्फ तैरती है। इसका बच्चों एक बार प्रयोग भी कराया था आप लोगों को कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है, उसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है और इस लेसन में बहुत ही प्रयोगात्मक क्वेश्चन है जिन्हें आप कर देख सकते हैं। जैसे एक मैंने ड्रॉपर वाला बताया, आपके पास जब कभी संतरे हो तो आप संतरे छील कर ये प्रयोग कर सकते हैं,
या कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी कौन सी नहीं। आप एक छोटी सी कटोरी लीजिए, पानी में रखिए, डालिए, देखिए वो तैरती है, फिर उसमें कुछ डाल दीजिए, बालू या आपके पास नमकी हो वो डाल दीजिए, देखिए वो डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से जब आप प्रयोग करेंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ चल सकेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।